जैसे ही आचार संहिता लागू होती है उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वेबसाइट्स पर सारी गाइडलाइंस आ जाती हैं, उनको बहुत बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है। आप जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो वेबसाइट के लिए कर रहे हों या अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कर रहे हों, उसमें जिस चीज़ का डाटा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस डाटा को सेव करके रखने की बहुत ज़रूरत है। हमने देखा है कि बाई इलेक्शंस में, चाहे वो रामपुर की हम बात करें, वहाँ पर किस तरह से पूरी तरह से लोकतंत्र का कत्ल हुआ, किस तरह से लोगों को पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दिया गया और जो लोग वहाँ पर रिपोर्टिंग करने जा रहे थे उनको गिरफ्तार तक किया गया और कई रिपोर्टर्स की वहाँ पर पिटाई भी की गई। बहुत ही अच्छा टॉपिक, ख़ासतौर से जो मौका है अभी इलेक्शन का, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जिनका अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है कि वो फील्ड में इलेक्शन की कवरेज किस तरह से करें। अल्लाह का करम है कि तकरीबन 4 लोकसभा इलेक्शन फील्ड में जाकर के मैंने कवर किए हैं और विधानसभा इलेक्शन तो दर्जनों हैं जो फील्ड में जाकर बाकायदा, चाहे शोज़ की बात करें या फिर इलेक्शन वाले दिन किस तरह से रिपोर्टिंग की जाए। क्योंकि उस वक्त ख़ासतौर से आज के टाइम में अगर आप देखते हैं, जब तरह तरह की पाबंदियां होती हैं, बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं, ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं, पर्टिकुलर एक पार्टी की, तो उसका कैंडिडेट अगर कहीं पर फंस रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से प्रशासन की तरफ से, और अगर वहाँ पर सरकार भी जो है सत्ताधारी पार्टी की है, तो उसके बाद कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ख़ासतौर से अभी हमने देखा है कि बाई इलेक्शंस में, चाहे वो रामपुर की हम बात करें, वहाँ पर किस तरह से पूरी तरह से लोकतंत्र का कत्ल हुआ, किस तरह से लोगों को पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दिया गया और जो लोग वहाँ पर रिपोर्टिंग करने जा रहे थे उनको गिरफ्तार तक किया गया और कई रिपोर्टर्स की वहाँ पर पिटाई भी की गई। तो ऐसे में इस माहौल में आपने देखा होगा कि कल भी इलेक्शन कमीशन की कुछ गाइडलाइंस आई हैं और कहीं ना कहीं चेताया है इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो किस तरह से ऐसे हालात में हम लोगों को बहुत ही मोहतात रह करके, और ख़ासतौर से सोशल मीडिया की, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम सोशल मीडिया के लिए ही है और सोशल मीडिया में जो लोग इलेक्शन को कवर करना जाना चाहते हैं या उसको करीब से देखना चाहते हैं, तो उनको किन चीज़ों के से एहतियात करनी चाहिए, किन चीज़ों को करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, इन्हीं चीज़ों को लेकर के कुछ पॉइंट्स बना करके मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि फील्ड में अक्सर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी बात तो अभी जैसे ही आचार संहिता लागू होती है उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वेबसाइट्स पर सारी गाइडलाइंस आ जाती हैं, उनको बहुत बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है। और एक बड़ा मसला, सबसे बड़ा आजकल जो है वो फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़ को लेकर के इलेक्शन कमीशन ख़ास तौर से वेबसाइट्स को कई बार नोटिस देता है और कानूनी प्रक्रिया में लोगों को कहीं ना कहीं फंसाया जाता है। तो उसको बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है। और जब आप फील्ड में जा रहे हैं तो सबसे पहले जो पार्टीज़ के मैनिफेस्टो हैं उनको जानने की ज़रूरत है कि क्या क्या घोषणाएं पिछले 2-3 जो घोषणा पत्र थे पार्टियों के उसमें की गई थी और किन घोषणा पत्रों पर अमल किया गया है और किन घोषणा पत्रों पर कोई काम नहीं हुआ है। इन तमाम मुद्दों को ख़ासतौर से हमारे जैसे जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको उठाने की ज़रूरत है। और इस तरह के मुद्दों को जब आप जाकर के ग्राउंड पर जाकर के, पब्लिक में जाकर के अगर आप बात करते हैं, बिजली की बात हो, पानी की बात हो या मूल सुविधाओं की बात हो, सेहत की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर अगर आप बात करते हैं तो पब्लिक का जो है सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है और इश्यूज़ निकल कर सामने आते हैं। और उसके बाद इस तरह की चीज़ों का अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया की, तो उसमें व्यूज़ भी बहुत ही शानदार जो है वो निकल कर के सामने आते हैं। इसके अलावा आप जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो वेबसाइट के लिए कर रहे हों या अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कर रहे हों, उसमें जिस चीज़ का डाटा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस डाटा को सेव करके रखने की बहुत ज़रूरत है, ख़ासतौर से आज के हालात में। क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि हम लोग बहुत सारे डाटा को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं उस पर कोई ऑब्जेक्शन होता है, या कई बार आप देखते हैं कि मेनस्ट्रीम मीडिया के ज़रिए भी ख़ासतौर से वेबसाइट्स पर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। कल ही आपने देखा होगा कि एक सर्वे सामने आया लेकिन उसको फिर हटा लिया गया वेबसाइट से। तो इन तमाम चीज़ों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सेव करके रखें, क्योंकि अगर भविष्य में कोई इस तरह का मामला सामने आता है लीगल इश्यूज़ को लेकर, तो उसको आप हवाले के तौर पर पेश कर सकें। उसके अलावा ख़ास तौर से ऐसे राज्य जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर आप वहाँ पर जाते हैं और पब्लिक में अगर बात करते हैं तो कई बार ये देखने में आता है कि सुरक्षा में भी
परेशानी आती है, मारपिटाई तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा अगर आप इलेक्शन डे की बात करते हैं, काउंटिंग की बात करें या पोलिंग की बात करें, तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन के ज़रिए पासेज इशू किए जाते हैं। कोशिश ये की जाए कि पासेज जैसे ही आचार संहिता लागू होती है उसके बाद वेबसाइट पर जो है वो पासेज का प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोशल मीडिया में भी काम करते हैं और अखबारात में भी काम करते हैं, तो अखबारात के माध्यम से उन पासेज को हासिल किया जा सकता है ताकि आप जब पोलिंग बूथ पर जाएं तो किसी तरह की समस्या का हम लोगों को सामना ना करना पड़े। इसके अलावा ग्राफिक्स और थंबनेल एक बहुत बड़ी मामला है जिसको लेकर के हम लोगों को बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। कई बार ये देखने में आता है कि हम लोग इस तरह के थंबनेल्स का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ होते हैं और उसकी वजह से कई बार हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और वो इसलिए करते हैं कि व्यूज़ ज़्यादा आएँ, और कई बार ये भी देखना आता है कि थंबनेल ऐसा होता है जिसका जो आपने थंबनेल में बताने की कोशिश की है, लेकिन जब आप स्टोरी को देखते हैं तो उसमें वो सारा मटेरियल कुछ भी नज़र नहीं आता सिवाय थंबनेल के, यानी भड़काऊ थंबनेल के लगा करके जो है व्यूज़ हासिल करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा एक आखिरी बात एग्जिट पोल को लेकर मैं कहना चाहूँगा, उसको लेकर भी जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ख़ासतौर से जब आचार संहिता लागू होती है। तो यही तमाम चीज़ें थी जिनको मैंने आपकी नॉलेज में लाने की कोशिश की। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो बहुत करीब से इलेक्शंस को कवर करते रहे हैं, उन लोगों को हालांकि इसकी अच्छी तरह से नॉलेज है। और आखिर में मैं शम्स तबरेज़ साहब और तमाम सीनियर जर्नलिस्ट जो यहाँ पर डाइस पर मौजूद हैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद।